हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो आज हम क्लास 11 का जो चैप्टर स्टार्ट किया था परमाणु संरचना, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था तो उसमें कुछ कमियां थी, ठीक है। तो उन कमियों को दूर करने के लिए बोर ने क्या किया था, एक परमाणु मॉडल दिया। और ये परमाणु मॉडल किस चीज़ पर आधारित है, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत पढ़ा था, विद्युत चुम्बकीय विकिरण पढ़ी थी, कृष्णिका विकिरण पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के फेल होने के बाद जो बोर थे उन्होंने अपना एक परमाणु मॉडल दिया, ठीक है। तो वही आज हमें पढ़ना है क्या, कि बोर का परमाणु मॉडल। तो रदरफोर्ड के मॉडल में जो जो कमियां रह गई थी उन कमियों को संशोधित करते हुए बोर ने एक परमाणु मॉडल दिया जो किस पर आधारित था, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत द्वारा क्या किया उन्होंने, जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसमें संशोधन किया। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बोर के परमाणु मॉडल में था क्या, इन्होंने क्या क्या कहा। तो सबसे पहला पॉइंट जो रदरफोर्ड ने कहा था वही इन्होंने भी कहा, कि जो परमाणु होता है उसका समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश, परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उसके केंद्रीय भाग में होता है, और इस केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक कहते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इन्होंने कहा कि जो परमाणु होता है, परमाणु का समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान उसके केंद्रीय भाग में होता है, इस केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है। केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक। नाभिक में क्या होता है, समस्त, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, नाभिक। और नाभिक में क्या होता है, समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश कहाँ होता है, नाभिक में ही होता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या कही, कि नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, और इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में ही क्या करता है, गति करता है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, कि रदरफोर्ड ने कहा था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करेगा। भाई वो कहीं भी जहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉन का मन होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, इलेक्ट्रॉन का जहाँ मन होगा वो वहाँ पे गति कर सकता है। भाई नाभिक के चारों ओर अनंत क्या हो सकती हैं, कक्षाएं हो सकती हैं, बहुत सारी कक्षाएं हो सकती हैं, कुछ ऐसा। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा था कि कहीं भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं में ही क्या करता है, गति करता है। ऐसा नहीं कि वो सभी में गति करेगा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही क्या कर सकता है, गति कर सकता है। और प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। प्रत्येक कक्षा की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। इसलिए इन कक्षाओं को हम क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षाएं। क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षाएं, या इन्हीं को बोर कक्ष भी कहते हैं, इन्हीं को बोर कक्ष भी कहते हैं। तो क्या कहा इन्होंने, कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में क्या करता है, गति करता है। हर जगह नहीं करेगा, कहाँ पे करेगा, कुछ निश्चित पथों, मतलब कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में ही क्या कर सकता है, गति कर सकता है। और सभी जो पथ हैं या सभी जो कक्षाएं हैं सबकी ऊर्जाएं निश्चित होती हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षाएं या बोर कक्ष कहते हैं। और किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होती है, निश्चित होती है। जितनी कक्ष की ऊर्जा होगी उतनी ही इस इलेक्ट्रॉन की भी ऊर्जा होती है। और जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है इन कक्षाओं की ऊर्जा भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे पहले कक्ष की बात करें तो इसकी ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे वाले की 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरे वाले की -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर देखें नाभिक से दूरी बढ़ते जा रही तो ऊर्जा का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा। तो प्रत्येक कक्षा की देखो एक निश्चित ऊर्जा है, इलेक्ट्रॉन या तो इसमें घूम सकता है, या तो इसमें घूम सकता है, या तो इसमें। अब देखो 13.6 के बाद 13.5, 13.4, 13.3 ये सब क्या है, गायब है ना भाई। 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 गायब, सीधा कहाँ है, 3 पे आ गया भाई। बीच की सारी कक्षाएं क्या है, गायब है। तो बीच वाली कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है, मतलब इसके बीच में जितने ऊर्जा स्तर आ रहे हैं इन्हीं को इन्होंने क्या कहा था, ऊर्जा स्तर भी कहा था ना। प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो देखो एक निश्चित ऊर्जा
3.4 के बाद सीधा 1.5 आ गया बीच में, भाई 3 भी रहा होगा, 2.5 भी रहा होगा, 2 भी रहा होगा, तो वो सारी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही क्या करता है, गति करता है। उन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या स्थायी कक्षाएं या बोर कक्ष कहते हैं, और इन्हें नाम भी दिया गया। इन कक्षाओं को हम KLMN, ठीक है, फिर इसी तरह OP, इसी तरह नाम जैसे जैसे नाभिक, जैसे पहली वाली K, दूसरी वाली L, तीसरी वाली M, फिर आएगा N, है ना, फिर आएगा जो वो O, फिर जो आएगा वो P, इस तरह इनको, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह क्या हुआ, इन कक्षाओं को नाम भी दिया इन्होंने, ठीक है। तो जो KLMN नाम दिया था वो किसके आधार पे, बोर के परमाणु मॉडल के आधार पे कक्षाओं को KLMN नाम दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है, भाई 2 पॉइंट समझ गए कि केंद्रीय भाग में समस्त द्रव्यमान और धनावेश होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु में नाभिक जो होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में गति करता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं, या स्थायी कक्षाएं या बोर कक्ष भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किन कक्षाओं में घूम सकता है ना। तीसरा, इनको जो तीसरी अभिकल्पना, ये सब क्या है, अभिकल्पनाएं हैं जिन्हें हम पॉस्टुलेट्स कहते हैं इनके। तो तीसरा बात इन्होंने क्या कहा, तीसरी अभिकल्पना क्या दी, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में गति कर सकता है जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो कोणीय संवेग क्या होता है, संवेग आप लोग जानते हो, संवेग को P से लिखते हैं। कोणीय संवेग क्या होता है, जब कोई वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो वृत्तीय पथ पे मान लो ये नाभिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन क्या, भाई v वेग से गति कर रहा है, इसका द्रव्यमान m है, और ये जो नाभिक से यहाँ तक की दूरी है ये r है, ठीक है। तो m × v संवेग हो गया, और r क्या हो जाता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या गुणे संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को हम क्या लिखेंगे, P को लिख सकते हैं m × v, तो कोणीय संवेग क्या होता है, mvr, इसे L से दर्शाते हैं, L बराबर होता है mvr, कोणीय संवेग को L से दर्शाते हैं। तो हम क्या कहेंगे, mvr = nh/2 पाई। अब n का मतलब क्या है, n 1 2 3 4 5 6 इस तरह। या तो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूमेगा, या तो दूसरी में, या तो तीसरी में। ऐसा नहीं होगा कि n का मान भाई 1.5 हो जाए, 2.5 हो जाए, 2.7, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग 1.5 h/2 पाई के बराबर हो जाए, ठीक है, या 2.5 h/2 पाई के बराबर हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमेगा जिसमें उसका जो कोणीय संवेग होगा वो h/2 पाई का क्या होता है, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज n का मतलब 1 2 3 4, मतलब कोणीय संवेग क्या क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2 पाई होगा, 1 रख देंगे तो, यहाँ 2 रखेंगे तो 2h/2 पाई हो सकता है, या फिर 3h/2 पाई हो सकता है, या फिर 4h/2 पाई, मतलब इस तरह से 1.5 2.5 इस तरह से नहीं होगा। तो तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि किसी भी कक्षा में या केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करेगा जिन कक्षाओं में उसका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। ये इक्वेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगी। यहाँ कोने में लिख दे रहे हैं mvr = nh/2 पाई। अभी जब बोर मॉडल में त्रिज्या एनर्जी मतलब ऊर्जा वेग की गणना करेंगे तो इक्वेशन काम आएगा, ठीक है। तो तीसरी बात इन्होंने क्या कही कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग कितना होगा, h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। चल, इसके बाद चौथे पॉइंट की बात करें। अब देखो, हमारा ये क्या है, परमाणु का नाभिक है, और मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गति कर रहा किससे, v वेग से, ठीक है, v वेग से गति कर रहा। तो अब जो नाभिक है ये धन आवेशित है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये ऋण आवेशित है। तो आपको पता है धन आवेश और ऋण आवेश के बीच क्या कार्य करता है, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे एक बल कार्य करेगा जो कौन सा होगा, विद्युत, या इसे स्थिर विद्युत, है ना, स्थैतिक बल धनावेश और ऋणावेश के बीच कार्य करेगा, जिसे हम कूलॉम्बिक बल भी कहते हैं, ठीक है। बल कार्य करेगा ये धनावेश और ऋणावेश के बीच। और
ये इलेक्ट्रॉन जो है भाई वृत्तीय पथ में गति कर रहा, तो किसी भी कण के वृत्तीय पथ में गति करने पर उस पर एक कौन सा बाहर की तरफ फोर्स लगता है भाई, एक फोर्स इस पर बाहर की तरफ भी लगेगा, और वो फोर्स कौन सा होगा, उसे हम बोलते हैं अपकेंद्री बल। उसे क्या बोलते हैं, अपकेंद्री बल। और अपकेंद्री बल क्या होता है, mv²/r। अगर इस इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो m है, v वेग से गति कर रहा, और ये त्रिज्या क्या है, r है, तो अपकेंद्री बल कितना हो जाएगा, mv²/r। तो अब देखें ये जो नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच रहा है भाई, किस बल के द्वारा, स्थिर विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा। इलेक्ट्रॉन नाभिक इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींच रहा है, किसके द्वारा, स्थिर विद्युत स्थैतिक बल के द्वारा। और ये जो अपकेंद्री बल है ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ, जैसे आप ऐसे समझो कि बचपन में क्या डोर में जैसे लंगड़ बांधते थे ना, तो उसको लेके ईंट को डोर में बांध के नचाते थे, तो नचाने पे ईंट जो है किधर जाता है, बाहर की तरफ जाना चाहता है, नचाने पे वो किधर जाता है, बाहर की तरफ। लेकिन डोर की वजह से क्या होता है, बंधा रहता है और एक वृत्तीय पथ पे क्या करता रहता है, गति करता रहता है। तो वैसे ही इसमें है कि जो डोर है, डोर और ईंट के बीच क्या है, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, और जो बाहर की तरफ अपकेंद्री बल है उसको कौन संतुलित कर रहा है, ये वाला बल। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। मतलब कि तीसरा इन्होंने कहा, चौथा कहा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल और अपकेंद्री बल दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, स्थिर विद्युत स्थैतिक बल किसके बराबर होगा, अपकेंद्री बल के बराबर होगा, अपकेंद्री बल के बराबर। ये अब बताओ स्थिर विद्युत स्थैतिक बल क्या होता है, ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, स्थिर विद्युत स्थैतिक बल, ठीक, बल क्या होती है, इसकी वैल्यू Q1 Q2/r², यही होता है। अगर दो चार्ज हैं, दो आवेश हैं, एक Q1 और एक Q2, मान लो ये Q1 है और ये Q2 है ना, तो दो आवेश हैं, तो उन दोनों आवेशों का गुणनफल और त्रिज्या का व्युत्क्रमानुपात जो होता है वो स्थैतिक बल के बराबर होता है। K क्या होता है, K एक नियतांक है जो क्या होता है 1/4πε0, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है, वैद्युतशीलता इसको बोलते हैं। और K का मान जो होता है, इसका पूरे का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम -2, ये होता है K का मान, ठीक है। तो फिर से एक बार समझते हैं ये पूरा पॉइंट। चौथा इन्होंने क्या कहा कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो बल होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपकेंद्री बल, जो वृत्तीय पथ में घूमने के कारण उत्पन्न हो रहा है अपकेंद्री बल, वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को संतुलित करते हैं, तो वो दोनों एक दूसरे क्या होंगे, बराबर। तो अब देखो यहाँ पे हमारा अपकेंद्री स्थैतिक बल क्या है, Q1 Q2, अच्छा Q1 Q2 की वैल्यू भी देख लें क्या होती है। अब अगर इसके केस में बात करें तो नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक में उतने ही प्रोटॉन होते हैं जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है। तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, Z, और एक प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो मतलब नाभिक पे आवेश कितना हो जाएगा, ZE। भाई ये नाभिक है हमारा और ये इलेक्ट्रॉन है, ये तो एक आवेश Q1 एक आवेश Q2। Q1 का मान कितना, नाभिक पे कितना आवेश होगा, जितने परमाणु क्रमांक Z, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, समान होता है, बस चिन्ह का डिफरेंस होता है। तो नाभिक का आवेश ZE हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन का आवेश केवल E हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम रखें तो ये क्या हो जाएगा, Q1 क्या है हमारा ZE, Q2 क्या है हमारा E, अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो R है, ठीक है, दोनों आवेशों के बीच की त्रिज्या के बराबर। तो R का स्क्वायर बराबर किसके होगा, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल क्या है, ये है mv²/r, कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ K की जगह रख दोगे और इसको, तो KZE² मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, अपॉन R² बराबर क्या है, mv²/r। ये हमारा क्या आ गया, एक और इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन आ गया। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ से तो क्या होता है कि जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत स्थैतिक बल है वो अपकेंद्री बल के बराबर होता है। तो एक इक्वेशन इससे ये बनेगी। ये इनका चौथा पॉस्टुलेट था, ठीक है। अभी पूरे एक नोट्स की स्क्रीन पे आएगी, नोट्स इसका पूरा थ्योरी लिखा हुआ, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट करना है, समझने के लिए ऐसे भी नोट करते चलिए, ठीक। चलिए अब पांचवा पॉइंट इन्होंने क्या कहा,
देखो, अब अभी जैसा आपने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही गति करता है, तो मतलब उस कक्षा की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उतनी ही होती है जितनी कि उस कक्षा की ऊर्जा होती है। भाई इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसकी ऊर्जा इस कक्षा में जितनी ऊर्जा के बराबर, अगली कक्षा का इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अगली कक्षा की ऊर्जा के बराबर। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसी निश्चित ऊर्जा वाले कक्ष में ही गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी क्या होती है, निश्चित होती है। तो हम क्या कहते हैं, इन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कक्षा में घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर में घूमता है तो ना तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ना ही ऊर्जा को अवशोषित करता है। जब इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है तो ना तो ये ऊर्जा ग्रहण करेगा ना तो ऊर्जा को बाहर निकाल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी ऊर्जा निश्चित है। और यही चीज़ रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। उन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो मैक्सवेल के अनुसार क्या था कि इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एक समय क्या आएगा, भाई इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, अब इसकी ऊर्जा लगातार कम होती जाएगी, कम होते होते एक टाइम क्या आ जाएगा, नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या कह दिया कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है, वो चाहे जितने अनंत समय तक घूमेगा तब भी उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी और वो अपने पथ पे लगातार घूमता रहेगा और नाभिक में जाके गिरता नहीं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में घूमता है, अर्थात घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन ना तो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा ना तो ऊर्जा को वो ग्रहण करेगा। लेकिन अगर मान लो इसकी ऊर्जा निश्चित है, भाई इसकी ऊर्जा कितनी है, पहले वाले की -13.6 है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी ऊर्जा। ठीक है, ये तो है। मान लो इसको हमने बाहर से हीट किया, हमने गर्म किया, इसको एनर्जी दे दी इलेक्ट्रॉन को। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई तो बताओ इसकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना, भाई इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो एनर्जी होगी बढ़ जाएगी। तो अगर इसकी एनर्जी बढ़ गई तो क्या अब इस कक्षा में रह सकता है, भाई इस कक्षा में केवल वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिसकी एनर्जी इतनी हो। अब क्योंकि हमने इससे बाह्य स्रोत से, बाहरी स्रोत से ऊर्जा दे दी तो इसकी ऊर्जा क्या हो गई, बढ़ गई। तो इसकी ऊर्जा बढ़ गई तो अब ये इस कक्ष में तो रहेगा नहीं, क्या करेगा, जंप करके ऊपर चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कहीं भी वो जिस अनुसार ऊर्जा जितनी उसको मिलेगी उसके अनुसार चला जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित नहीं करता, लेकिन अगर हम इसे बाहरी स्रोत से ऊर्जा दे दें तो ये कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। और जहाँ केवल कितनी देर रह सकता है, जहाँ केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रह सकता है, वहाँ भी कितने टाइम तक, केवल जो दूसरे ऊर्जा स्तर में जाएगा वहाँ केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा और फिर से वापस अपनी कक्षा में क्या होता है, लौट आता है। हर चीज़ क्या होती है भाई, कम ऊर्जा वाले में रखनी। केमिस्ट्री क्या कहती है, ऊर्जा कम होगी तो स्थायित्व तो ज़्यादा होगा, ऊर्जा ज़्यादा होगी तो स्थायित्व क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ये भी स्थायी होना चाहता है, तो कहाँ आएगा, फिर से कम ऊर्जा, मतलब अपनी ऊर्जा वाले में। तो जहाँ यह केवल 10⁻⁸ सेकेंड रहने के पश्चात वापस अपने मूल कोश में लौट आता है। या तो इलेक्ट्रॉन सीधे, मान लो यहाँ चौथे में गया, ठीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन चौथे, या तो ये सीधे अपने मूल कोश में लौट आएगा, या तो फिर पहले तीसरे में आएगा, फिर दूसरे में आएगा, फिर पहले में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन या तो सीधे अपने मूल कोश में लौटता है या तो अलग अलग कक्षाओं से घूमते हुए आता है। और लौटते समय उसी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिसे अवशोषित करके वो ऊपर गया होता है। अब उत्सर्जन में कुछ हमें रेखाएं प्राप्त होती हैं, भाई क्या प्राप्त होती है, रेखाएं, ठीक है, स्पेक्ट्रम मिलती हैं। अभी इसको हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अभी आगे पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम ही डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे और अच्छे से। अभी तो केवल इसकी एक चीज़ बतानी है कि रेखीय स्पेक्ट्रम जो इन्होंने बताया था, रदरफोर्ड रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे, लेकिन इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फिर वापस आते समय ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो कुछ, अब देखो यहाँ जो कक्षाएँ हैं भाई एक नियत है ना, तीसरे के बाद दूसरी, दूसरे के बाद पहली आ रही, तीसरे के बाद 2.9, 2.5, 2 इस तरह तो आ नहीं रही। तो एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाएं हैं तो एक निश्चित आवृत्ति वाली किरणें ही क्या होंगी, विकिरित होंगी या उत्सर्जित होंगी। तो उससे क्या मिलेगा, हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो और कौन सा स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम, क्योंकि सभी ऊर्जाएं तो मौजूद नहीं है इसलिए सभी प्रकार के रंग हमें, भाई एक जैसे हमने सिंपल बताया था, स्पेक्ट्रम क्या होता है, सफ़ेद प्रकाश को गुजारते हुए प्रिज्म से 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। अब सातों की ऊर्जा अलग अलग होगी, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा तो ऊर्जा में अंतर होगा, तो सातों रंग तो दिखेंगे नहीं, कुछ रंग दिखेंगे, कुछ रंग नहीं दिखेंगे। जब चौथे से दूसरे में आएगा तो यहाँ की ऊर्जा अलग है, तो जितनी ऊर्जा होगी उस अनुसार कुछ रंग दिखेंगे, कुछ रंग नहीं दिखेंगे। चौथे से पहले में आएगा तो अलग प्रकार के रंग दिखेंगे, क्योंकि ऊर्जाओं में क्या होता जा रहा है, अंतर। तो जो तरंगें हैं उनकी आवृत्ति में भी क्या आएगा, अंतर आएगा।
तो कुछ ही कलर की रेखाएं हमें दिखाई देंगी, और इन रेखाओं को ही बोलते हैं रैखिक स्पेक्ट्रम। जब हमें पूरा कलर दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं, सतत स्पेक्ट्रम। लेकिन जब कुछ पर्टिकुलर दिखाई देती हैं तो उसे हम बोलते हैं रैखिक स्पेक्ट्रम। और इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कैसे, कि जब इलेक्ट्रॉन वापस लौटेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, क्योंकि ऊर्जाएं निश्चित हैं, तो कुछ पर्टिकुलर कलर की रेखाएं ही हमें दिखाई देंगी। इन्हीं को क्या बोलते हैं, रैखिक स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने रैखिक स्पेक्ट्रम की भी क्या की, व्याख्या कर दी। और दोनों की ऊर्जाओं का अंतर क्या बताया, मान लो ये पहले कोर्स में इसकी ऊर्जा E1 थी, चौथे में गया तो E2 हो गई। तो E2 माइनस E1 कैसे निकालेंगे ऊर्जा, E2 माइनस E1, जिसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ई। किसी भी चीज़ के अंतर को डेल्टा ई लिखते हो। अब बताओ डेल्टा ई क्या होता है, जो हमें प्लांक ने बताया था कि एक फोटोन की ऊर्जा होती है h न्यू क्या होता है, hc/λ। तो यहाँ रख सकते हैं E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे इसको, hc/λ, है ना। इसी को हम बोलते हैं बोर का आवृत्ति नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बोर का आवृत्ति नियम। इसे क्या बोलते हैं, बोर का आवृत्ति नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर से ये पॉइंट समझो कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में ही गति करता है, तो ना तो वह ऊर्जा अवशोषित करता है ना तो उत्सर्जित करता है। लेकिन जब हम उसे बाह्य स्रोत से ऊर्जा देते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, तो अपने कोष में रह ही नहीं सकता, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जहाँ केवल कितनी देर रह सकता है, 10⁻⁸ सेकेंड। इतनी देर रहने के पश्चात वापस अपने मूल कोष में लौट आता है। या तो सीधे अपने मूल कोष में लौटेगा, या तो अलग अलग कक्षाओं से घूमते हुए अपने कोष में लौटता है, और लौटते समय उसी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है जिसे अवशोषित करके वो ऊपर गया होता है। और इनकी ऊर्जाओं का अंतर कैसे निकालते हैं, E2 माइनस E1 डेल्टा ई। जिस कक्षा में गया था वहाँ की ऊर्जा माइनस जिस कक्षा में आया वहाँ की ऊर्जा। तो हमें इससे पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा अवशोषित की थी। ये कैसे क्या पता चलेगा भाई, इसकी यहाँ जितनी ऊर्जा थी और यहाँ जितनी ऊर्जा थी। मान लो पहले ऊर्जा 1 थी और ये कूद गया किसमें, चौथी में, जहाँ पे ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। पहले में मान लो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा कितनी थी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गया कहाँ, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कितनी ऊर्जा अवशोषित की कैसे पता चलेगा, E2 कितना है 4, E1 कितना है 1, तो डेल्टा E कितना आएगा 3। मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा अवशोषित की थी, इसलिए वो वहाँ जम कर गया। तो वो अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा का मान कैसे निकलता है, ऐसे। और इस समीकरण को क्या बोलते हैं, बोर का आवृत्ति नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बोर का परमाणु मॉडल। तो बोर का परमाणु मॉडल एक बार फिर से समझें। क्या कहा इन्होंने कहा कि सबसे पहला, परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है, ठीक है, जहाँ पे उसका समस्त धनावेश तथा द्रव्यमान होता है, इसे हम नाभिक कहते हैं। दूसरा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता है। इन कक्षाओं की ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या स्थायी कक्षाएं या बोर कक्ष कहते हैं। और इन्हें नाभिक के साथ दूरी बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो इन कक्षाओं को नाम दिया गया KLMN। देखो स्क्रीन पे आपको क्या एक दिख रही होगी थ्योरी, उसमें देखते जाइए आप लोग, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या है कि प्रत्येक कक्ष की ऊर्जा निश्चित होती है, तो इन्हें KLMN में बांटा गया। इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2π का पूर्ण गुणज होता है। उसके बाद क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल है वो किसके द्वारा, अकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित होता है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो इनसे एक समीकरण आएगा हमारा कि mv²/r kZe²/r², या इसी को हम क्या लिख, k का मान क्या होता है 1/4πε0 अभी होता है, तो k की जगह रख दोगे 1/4πε0, तो क्या बन जाएगा भाई mv²/r = 1/4πε0 Ze²/r²। ठीक है। इसके बाद कहा लास्ट पॉइंट कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ऊर्जा उत्सर्जित अवशोषित नहीं करता, लेकिन अगर बाहरी स्रोत से दे देंगे तो उसे उत्सर्जित करके अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा, जहाँ केवल 10⁻⁸ सेकंड रहने के पश्चात वापस मूल कोष में लौट आएगा। या तो सीधे आएगा या तो अलग अलग कक्षाओं से घूमता हुआ आएगा, और लौटते वक्त उसी ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा जिसे अवशोषित करके ऊपर गया होता है। अच्छा, ये उत्सर्जित और अवशोषित ऊर्जा का मान कैसे निकालते हैं, उसका समीकरण भी दिया है, E2 - E1 = डेल्टा ई। ई का मान क्या होता है, hc/λ, तो E2 - E1 = hc/λ रख देंगे। इसको ही क्या बोलते हैं, हम बोर का आवृत्ति नियम भी कहते हैं। ठीक है, चलो आइए देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे बोर की त्रिज्या की गणना, है ना, बोर कक्ष की त्रिज्या की गणना। ये जो बोर की कक्षाएं हैं इनमें इनकी त्रिज्या क्या होगी, जैसे ये बोर है तो इस बोर कक्ष की त्रिज्या, पहली कक्ष की त्रिज्या क्या होगी, दूसरी कक्ष की त्रिज्या क्या होगी,
ठीक है। मान लो ये तीसरा कक्ष है, तो ये तीसरे कक्ष की त्रिज्या R3 क्या होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, बोर कक्ष की त्रिज्या। चल हेडिंग क्या लगाएंगे, बोर कक्ष की त्रिज्या। अब इसको नोट करते चलिएगा साथ साथ में। चल तो अभी देखिए हमने दो इक्वेशन निकाला था। एक इक्वेशन क्या निकाला था कि कोणीय संवेग mvr वो होता है NH/2π के इक्वल, एक ये निकाला। तो अगर यहाँ हम क्या करें, v रख लें, v बराबर क्या हो जाएगा NH/2π m × r, यही हो जाएगा, ठीक है, v का मान। और हमने एक और इक्वेशन निकाला था जहाँ केंद्रीय बल और विद्युत स्थैतिक बल बराबर हो रहे थे। तो अब केंद्रीय बल क्या होता है mv²/r और विद्युत स्थैतिक बल kZe²/r²। अब अगर यहाँ देखो तो v की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये पूरी वैल्यू रख दें भाई, इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया। तो v की जगह हम पूरी वैल्यू रख दें, तो m/r, v क्या है, v है NH/2π mr का होल स्क्वायर बराबर kZe²/r²। ये इसको ओपन करें तो m/r ये क्या हो जाएगा n² h²/2 का स्क्वायर 4, फिर π² m² r² इक्वल टू kZe²/r²। देखो r² से r² कैंसिल हो जाएगा, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्या बचता है लिख लेते हैं, r को उधर कर दें। तो जब r को इधर करोगे तो क्या हो जाएगा n² h², ठीक है, नीचे क्या है 4π², फिर m k और क्या आ जाएगा ZE²। ये क्या हो जाएगी, बोर कक्ष की त्रिज्या, ठीक है। ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन में कभी कभी इस तरह बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि त्रिज्या क्या होगी। बाकी एकदम छोटी सी बताते हैं क्या मान आएगा। देखो अब इसमें n आपका तो नंबर हो जाएगा, n क्या होती है कोषों की संख्या, पहले कोष, दूसरी कोष, तीसरी कोष, ठीक है। h क्या होता है प्लांक कांस्टेंट, तो h का मान आपको पता है, h का मान कितना होता है, पिछले लेक्चर में बताया था 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड, यही होता है h का मान। फिर पाई कांस्टेंट है, m इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, अभी आपको बताया था 9 × 10⁻9 होता है, e का आवेश मतलब 1.6 × 10⁻9 कांस्टेंट, z और n चेंज होंगे। z क्या है परमाणु क्रमांक, जिस परमाणु को लेंगे हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, और n क्या होगा हमारा परमाणु कोष की त्रिज्या। तो जब इन सब की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ से r का मान आएगा, r आ जाएगी 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये तो आपको ये याद रखना है। अगर बोर्ड लेवल पे आप एग्ज़ाम 11th की बात कर रहे हैं केवल, तो आपको ये काम देगी, आपको केवल ये याद रखना है। कंपटीशन के दृष्टि देखेंगे तो आपको ये चीज़ें, ठीक है, काम देंगी, तो दोनों चीज़ें काम देंगी। तो ये क्या आ गई हमारी बोर कक्ष की त्रिज्या कितनी होती है 0.529 n² एंगस्ट्रॉम, ठीक। चलो तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहीं पे, ठीक है। चलो तो बोर कक्ष की त्रिज्या का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की या हाइड्रोजन के दूसरी ये पहली कक्षा, हाइड्रोजन की पहली कक्षा की त्रिज्या बताइए, हाइड्रोजन के पहली कक्षा की त्रिज्या बताइए। तो बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक Z1 होता है, कौन सी कक्षा कहला, पहली कक्षा, तो n का मान 1 हो जाएगा। बचाओ त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर 0.529, n का मान 1 का स्क्वायर, z का मान 1, तो 1 से 1 चला जाएगा, सब बचेगा क्या, r बराबर 0.529 एंगस्ट्रॉम। यही क्या हो जाएगी हाइड्रोजन परमाणु के पहले कोष की त्रिज्या, ठीक है। चलो एक और देखें, दूसरा कह रहा हीलियम प्लस आयन के दूसरे तथा तीसरे कक्ष की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का क्या बताना है, अनुपात बताना है, का अनुपात बताइए।
तो देखें हीलियम का क्या होता है, परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो पहले कह रहा है n बराबर दूसरे कोष के लिए निकालिए, तो निकालो R2 इसको लिख दें, n का मान 2, तो R2 क्या हो जाएगा 0.529, n का मान 2 का स्क्वायर अपॉन जेड भी 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये आ गई दूसरे कक्ष की त्रिज्या। तीसरे कक्ष की निकालो, तीसरे के लिए भाई परमाणु क्रमांक वही रहेगा, n का मान बदल जाएगा, है ना, ये रख दो वैल्यू फिर से, R3 इक्वल टू 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यही हो जाएगा। चलो या तो इसको ना कैंसिल करो, इसको ऐसे ही रहने दो, तो अभी दोनों देखो कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, दोनों का रेशियो, तो R2 अपॉन R3 ले लें। R2 क्या है 0.529, 2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 4 आएगा बटे 2 है, फिर नीचे R3 कितना है 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर 9 आएगा बटे क्या है 2, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 0.529 से 0.529 कट जाएगा। R2 अपॉन R3 कितना आया 4 बटे 9, मतलब इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा 4:9, ये किस में होंगे 4:9 के अनुपात में होंगे, ठीक है। तो इस तरह के इसके क्या होंगे त्रिज्या के क्वेश्चन हो जाएंगे। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, इसके वेग निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का वेग, है ना, बोर कक्ष में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। चल दूसरा निकालना है इलेक्ट्रॉन का वेग, तो फिर से वही दो इक्वेशन ले आई। अभी आपने R निकाला था, तो बताओ R क्या निकाला था, n स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k और क्या था जेड ई स्क्वायर, इतनी चीज़ थी, ये R था। तो आप ये इक्वेशन फिर से ले आइए, कौन सा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ये ले लीजिए। R की जगह पूरी वैल्यू रख देते हैं, तो एम वी, अब R क्या है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर इजक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, यही है। एक एन एच से एक एन एच कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, इस m से ये m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा, 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन ये एन एच इधर नीचे आ जाएगा एन एच, यही हो जाएगा 2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ये क्या आ गया आपकी वेग आ गई। अब जब इन सब की जो कांस्टेंट हैं, भाई हमारा k कांस्टेंट है, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, ये जब इन सब की वैल्यू रख के आप कैलकुलेशन करोगे तो वेलोसिटी आएगी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर क्या आएगी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, मीटर के केस में सेंटीमीटर केस में, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए वेलोसिटी ये आएगी, जिसका मान जब सब कांस्टेंट की वैल्यू, सारे कांस्टेंट की वैल्यू रख दोगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, या फिर 2.8 इंटू 6 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगी उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हो जाती है। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका वेग। अब वेग के बाद हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की क्या ज्ञात करेंगे ऊर्जा। चल अच्छा, वेग का क्वेश्चन भी एक कर लें, देखो इसका भी एक क्वेश्चन देख लो। हमने कहा लिथियम +2 आयन के दूसरे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का वेग, दूसरे कक्ष के इलेक्ट्रॉन का क्या बताना है वेग बताना है। चल तो वेलोसिटी क्या होती है, v इक्वल टू होता है 2.18 इंटू 10⁶ मीटर, सॉरी और चीज़ें छूट गई ना, देखो यहाँ पे ये z और n भी था ना, तो z अपॉन n क्या आएगा, z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। भाई z और n तो चेंज होंगे ना, इसको सही कर लेना, z अपॉन n आएगा, ठीक है। तो z अपॉन n मीटर पर सेकेंड, यही होगा। अब अगर देखें तो Li लिथियम कितना होता है, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, कौन सी कक्षा कह रहा है, कक्षा कह रहा है दूसरी, तो रख दो यहाँ 2.18 इंटू 10⁻⁶, z कितना 3 और n कितना 2, 2 से काटोगे 1.09 इंटू 10⁻⁶ इंटू 3 से मल्टीप्लाई करोगे
3.27 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला ये है हमारा वेलोसिटी का, Z/n, Z की वैल्यू n की वैल्यू रख के निकाल लो सीधा सीधा, ठीक है। चल अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की। तो किसी भी कण में भाई दो प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, कौन कौन सी, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। चलो पहले कौन से निकाल लेते हैं, पहले निकालते हैं स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तीसरा किसकी बात करेंगे हम, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में हम PE लिखेंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। अब आपने अगर फिजिक्स पढ़ी है तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है बताइएगा। E बराबर होता है P, पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्या होती है, K Q1 Q2 अपॉन R, यही होता है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। अब बताओ Q और Q1 और Q2 क्या थे भाई, एक नाभिक था और एक इलेक्ट्रॉन था, ये तो नाभिक का आवेश ZE होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -E, भाई नाभिक पर धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश, तो हम यहाँ पे चिन्ह के साथ, आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी K, Q1 कितना है ZE, Q2 कितना है -E, अपॉन क्या है R, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या आ गई, K ZE² ये माइनस अपॉन R, यही हो जाएगी। अब अभी अभी आपने R की वैल्यू जो निकाली थी उसको यहाँ रख दीजिए, R की वैल्यू रख दें, हम क्या कहेंगे, R का मान रखने पर, जब R का मान रख देंगे यहाँ तो यही क्या बन जाएगी, PE बराबर -K ZE² अपॉन n² अपॉन 4π² MK ZE², यही हो जाएगा। ये सारा टर्म ऊपर भेज दो, क्या हो जाएगा, -K, देखो 4π² ऊपर जाएगा, 4π², ठीक है, m भी ऊपर जाएगा, k और k क्या हो जाएंगे, k² हो जाएगा, ठीक है। फिर ये z और z क्या हो जाएगा, z² हो जाएगा, और e क्या हो जाएगा, e⁴ हो जाएगा, अपॉन में क्या होगा, n² h², ये क्या आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा आ गई, क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा आ गई। जब इन सब की वैल्यू रख के आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, जब इन सब की वैल्यू रख के, कांस्टेंट की वैल्यू जो है उसको रख के आप सॉल्व करोगे तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाली है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी -2 × 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ जाएगी भाई, जो कांस्टेंट है, जैसे हमारा पाई कांस्टेंट है, फिर m कांस्टेंट है, फिर k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, तो इन सब की वैल्यू रखने के बाद जब कैलकुलेट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी आ जाएगी, -2 × 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगी, उसकी यूनिट हो जाएगी। तो ये आपकी क्या आ गई, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। चल इसको नोट करो जल्दी से, स्थितिज ऊर्जा। अब इसके बाद हम बात करेंगे गतिज ऊर्जा की, इसको रफ करते हैं। चलिए दूसरा क्या निकालेंगे, गतिज ऊर्जा, आ जाओ। तो देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, चौथा जो हम निकालेंगे गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो देखते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा को लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, KE से लिखेंगे। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, KE होता है ½ mv², यही होता है। अभी अभी हमने V का मान निकाला था, V क्या निकाला था भाई, V यहाँ रख देते हैं, V निकाला था हमने कितना, 2πkZe² अपॉन NH, यही निकाला था भाई। ये क्या था हमारा, काइनेटिक एनर्जी के लिए NH अपॉन में। अब अगर देखें यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, इसका स्क्वायर है ना, V का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m, ठीक है, 4π² k² Z² E² अपॉन n² h², यही है। जब ये कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, ये सारी चीज़ें क्या है, सॉरी n चेंज होगा, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो सब जब सारी चीज़ों कांस्टेंट की वैल्यू रख के आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको वैल्यू मिलेगी 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या मिलेगा आपको, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो
अब यहाँ से अब आप देखोगे तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, और आपने अभी अभी पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा निकाली थी। स्थितिज ऊर्जा क्या थी? स्थितिज ऊर्जा बराबर था -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन माइनस पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही था। तो देखो इसकी जगह क्या रख सकते हो? के ई रख सकते हो ना। तो पीई और के ई में आपको एक रिलेशन मिलेगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा की कितनी होती है? 2 गुनी होती है, माइनस में, है ना। ये आपको एक रिलेशन मिल जाएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में। अब हम क्या करेंगे? कुल ऊर्जा निकालेंगे, ठीक है। तो कुल ऊर्जा कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं कुल ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। चल, तो 5वां पॉइंट हम क्या करेंगे? कुल ऊर्जा की गणना। कुल ऊर्जा कितनी होगी, ये देख। तो देखिए क्या होता है, कुल ऊर्जा कैसे होगी? कुल ऊर्जा भाई गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का सम होगी। ये तो अभी आपने गतिज ऊर्जा निकाली थी 2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये कितना है? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो अगर यहाँ से -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 2 प्लस है, माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, 2 में से एक जाएगा, एक ही बचेगा। तो कुल ऊर्जा जो कुल एनर्जी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या क्या आ जाएगी? किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी आ जाएगी? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक। ये तो हो गई क्या? ऊर्जा। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। जैसे बात करें हम कि लिथियम +2 की तीसरी कक्षा तथा हीलियम +1 की दूसरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा का मान बताइए, ऊर्जा का अनुपात बताइए, ऊर्जा का अनुपात बताइए, ठीक है। चलो तो बताओ लिथियम के लिए क्या हो जाएगा? जेड है कितना? 3, और एन की कौन सा कह रहा है? तीसरी कक्षा, एन भी 3, यही है। तो लिथियम की जब एनर्जी निकालोगे, मान लो इसकी एनर्जी E1 मान ले रहे हैं, तो -13.6 जेड स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर भी 3 का स्क्वायर, ये कट जाएगा। फिर कह रहा है हीलियम प्लस के लिए, तो हीलियम का E2 मान लो, इसका -13.6, इसका जेड कितना होता है हीलियम का? परमाणु क्रमांक 2, और इसका कक्षा भी कौन सी कह रहा है? 2। तो ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। बताओ E2 अपॉन E1 अपॉन E2 क्या आ जाएगा? -13.6 अपॉन -13.6, यही होगा। कैंसिल आउट क्या हो जाएगा? 1 आएगा। तो E2 अपॉन E1, या E1:2 E2 का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1, 1:1 का अनुपात आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपल इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई डायरेक्ट फॉर्मूले में आपको रख के क्या करना है? निकाल लेना है, ठीक है, सीधे सीधे। चलो नोट करो इसको। फिर हम देखते हैं बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, क्या कमियां इनमें रह गई थी, है ना। फिर आज का हमारा टॉपिक क्या होता है? खत्म हो जाएगा। चलो तो जिन्हें हम कहते हैं बोर के परमाणु मॉडल की सीमाएं या बोर के मॉडल की कमियां, है ना। क्या क्या कमी रह गई? वैसा तो है नहीं, तो इन्होंने भी एकदम सही बना दिया, है ना। मॉडल की कमियां, इन्हीं को हम सीमाएं भी कह सकते हैं। क्या लिमिटेशंस रह गई इनमें जो इन्होंने पूरी नहीं की? तो सबसे पहला बात कि जो बोर थे ये क्या नहीं कर पाए, ये एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व की ही क्या कर रहे थे? व्याख्या कर पाए थे। तो जो बोर थे, बोर एक इलेक्ट्रॉन वाले तत्व या आयन के स्पेक्ट्रम आदि गुण की व्याख्या ही कर पाए, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले की नहीं। मतलब इन्होंने जो भी, भाई अभी आपने क्वेश्चन भी देखे, आपको H+ मिला, मतलब H मिला एक इलेक्ट्रॉन, He+, हीलियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन, Li2+, मतलब लिथियम प्लस में भी एक इलेक्ट्रॉन, जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, लिथियम +2+ या हीलियम,
हीलियम प्लस, देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक निकल गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। लिथियम 2 प्लस, 3 होते हैं, 2 निकल गए, 1 बचा। बेरिलियम 3 प्लस, 4 होते हैं, 3 निकल गए, 1 बचा। तो केवल इसी प्रकार के तत्व या आयन के गुणों की ये व्याख्या कर पाए थे, मतलब जिनमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो। 1 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा वाले के लिए एप्लीकेबल इनका परमाणु मॉडल नहीं था। दूसरा, इन्होंने कहा कि जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, जैसे इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन जंप करके उत्सर्जित होकर आएगा तो स्पेक्ट्रम रेखाएं प्राप्त होंगी। तो इन्होंने क्या कहा था कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में एक स्पेक्ट्रमी रेखा होती है, स्पेक्ट्रमी रेखा होती है। मतलब इन्होंने कहा कि जो स्पेक्ट्रम होता है, जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होता है, उसमें क्या होती है, एक प्रकार की एक स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया, ठीक है, तो उसमें देखा गया कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो कई छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाओं से बनी थी, ठीक है। किंतु स्पेक्ट्रोस्कोपी से ज्ञात हुआ कि स्पेक्ट्रम सूक्ष्म स्पेक्ट्रमी रेखाओं से बना है, ठीक है। तो जिनकी व्याख्या ये नहीं कर पाए थे, अतः बोर सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या नहीं कर पाए थे, नहीं कर सके। इन्होंने क्या कहा था कि जो स्पेक्ट्रम होता है उनमें केवल एक स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं। लेकिन जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से देखा गया तो देखा कि जो स्पेक्ट्रम उसमें कई सूक्ष्म रेखाओं का समूह है वो। तो इन्होंने सूक्ष्म रेखाओं के बारे में कुछ बताया नहीं, तो ये उसको भी क्या हो गए, बताने में फेल हो गए। चलो फिर इसके बाद अगला देखते हैं और क्या इन्होंने कमी थी। तो ये स्टार्क प्रभाव या जीमान प्रभाव को भी, ये स्टार्क प्रभाव और जीमान प्रभाव को भी क्या नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्टार्क प्रभाव क्या था या जीमान प्रभाव क्या था, ये समझ लेते हैं, ठीक है। जीमान प्रभाव तथा स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाए, ठीक है। तो स्टार्क प्रभाव या जीमान प्रभाव क्या होता है, जब जो उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है, जो परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है, उसे विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो वो जो स्पेक्ट्रम रेखाएं होती हैं वे कई भागों में क्या हो जाती हैं, विभक्त हो जाती हैं। इसे बोलते हैं जीमान प्रभाव। और जब वो उसी स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो भी वो क्या हो जाती हैं, कई रेखाओं में विभक्त हो जाती हैं। इसे बोलते हैं स्टार्क प्रभाव, ठीक है। विद्युत क्षेत्र में रखने पर जब रेखाएं विभक्त हो जाएं तो जीमान प्रभाव, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विभक्त हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं स्टार्क प्रभाव। तो इस प्रभाव की व्याख्या भी ये नहीं कर पाए थे। और क्या नहीं बता पाए, ठीक है। परमाणु किस प्रकार से आबंधित होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से आबंधित होते हैं, मतलब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इस चीज़ की व्याख्या भी ये नहीं कर पाए थे। तो ये इनकी क्या रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, बोर का परमाणु मॉडल। भाई पिछले परमाणु मॉडल फेल होने के बाद ये नया परमाणु मॉडल आया, बहुत हद तक ये क्या था, सही था। परमाणु की लगभग सही व्याख्या करने में क्या रहा, सफल रहा। लेकिन कमियाँ क्या थी कि ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन वाले तत्व या आयन की ही क्या कर सका, व्याख्या कर सका, और स्पेक्ट्रम लाइन की व्याख्या भी ठीक से नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये क्या है, बोर का परमाणु मॉडल। हमने इसके एप्लीकेशंस देखे, त्रिज्या निकालनी सीखी, वेग निकालना सीखा। तो आप इसके क्वेश्चंस लगाइए, बन जाएंगे इजी वे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेक्ट्रम की डिटेल में चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। तब तक वीडियो देखें, क्वेश्चंस करिए, ठीक है। खुश करिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।